यूरोपियंस के आने से बहुत पहले, जिसे हम आज कनाडा कहते हैं, वो जगह अलग अलग इंडिजिनस लोगों का घर थी। ये फर्स्ट नेशंस, इन्यूट और मेटिस कम्युनिटीज सदियों तक फलते फूलते रहे। उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी। पैसिफिक कोस्ट के हाइडाग्वाई से लेकर आर्कटिक के इन्यूट तक इन कल्चर्स ने यूनिक ट्रेडिशंस और नॉलेज सिस्टम्स डेवलप किए और अलग अलग लैंडस्केप्स के हिसाब से ढल गए। उनकी कहानियां जनरेशन से चली आ रही है। एनवायरनमेंट से डीप कनेक्शन, नेचर के लिए रिस्पेक्ट और दुनिया की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताती है। ये अर्ली इनहैबिटेंट्स स्किल्ड हंटर्स, फिशर्स और गैदरर्स थे, जो सर्वाइवल के लिए जमीन और उसके रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स और गवर्नेंस सिस्टम्स बनाए, जो किनशिप टाइज और एल्डर्स और ट्रेडिशन के रिस्पेक्ट पर बेस्ड थे। ट्रेड नेटवर्क्स दूर दूर तक फैले हुए थे, कम्युनिटीज को कनेक्ट करते थे और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देते थे। उनकी दुनिया आर्टिस्ट्री, स्टोरी टेलिंग और सेरेमनी से भरपूर थी, जो ह्यूमन रेजिलियंस और क्रिएटिविटी की पावर को दिखाती है। 15वीं सेंचुरी के एंड में यूरोपियंस के आने ने इस जमीन के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। एक्सप्लोरेशन की प्यास और रिचेस के प्रॉमिस से प्रेरित होकर यूरोपियन पावर्स ने अपनी नजर उस जगह पर टिका दी जिसे बाद में कनाडा कहा जाने लगा। उनके आने से बहुत बड़े चेंजेस आए, जिसने नेशन के हिस्ट्री के कोर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इंडिजिनस लोगों और यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के बीच की मुलाकात ने कनाडा की डेस्टिनी को शेप किया, एक कॉम्प्लेक्स और टुमल्चुअस रिलेशनशिप की नींव रखी जो आज भी जारी है। कनाडा की धरती पर कदम रखने वाले पहले यूरोपियंस जॉन कैबट, जो इंग्लिश क्राउन के लिए सेलिंग करने वाला एक इटालियन नेविगेटर था, और जैक्स कार्टिये, एक फ्रेंच एक्सप्लोरर जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गया था, जैसे एक्सप्लोरर्स थे। नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जो नॉर्थ अमेरिका से एशिया के रिचेस तक का एक समुद्री रास्ता माना जाता था, के आकर्षण से प्रेरित होकर इन अर्ली एक्सपेडिशंस ने रीजन में यूरोपियन इंटरेस्ट की शुरुआत की। हालांकि नॉर्थ वेस्ट पैसेज नहीं मिला, लेकिन एक्सप्लोरर्स की अबंडेंट रिसोर्सेज, खासकर फिश और फर्स की कहानियों ने न्यू वर्ल्ड में और इंटरेस्ट जगाया। 1600s की शुरुआत में कनाडा में पहली परमानेंट यूरोपियन सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश हुई। सैमुअल डे चैम्प्लेन, एक फ्रेंच एक्सप्लोरर और कार्टोग्राफर, ने 1608 में क्वेबेक सिटी की स्थापना की, जो आगे चलकर न्यू फ्रांस बना। फर ट्रेड, जो बीवर पेल्ट्स के लिए यूरोपियन डिमांड से फ्यूल्ड था, जल्दी ही कॉलोनी में डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स बन गया। फ्रेंच ट्रेडर्स, जिन्हें कूरर्स डे बोis कहा जाता था, ने इंडिजिनस लोगों के साथ अलायंसेस बनाए, यूरोपियन गुड्स को वैल्यूएबल फर्स के लिए ट्रेड किया। ये रिलेशनशिप्स, जो अक्सर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन से मार्क्ड होते थे, न्यू फ्रांस के सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करेंगे। जैसे जैसे फ्रेंच प्रेजेंस बढ़ी, वैसे वैसे रीजन में इंग्लिश इंटरेस्ट भी बढ़ी। इन दो यूरोपियन पावर्स के बीच की राइवलरी कनाडा की धरती पर चली, जिससे डिकेड्स तक कॉन्फ्लिक्ट चला और आखिरकार नेशन की डेस्टिनी शेप हुई। नॉर्थ अमेरिका के कंट्रोल के लिए स्ट्रगल कनाडा की स्टोरी का एक डिफाइनिंग चैप्टर होगा, जो कंट्री की आइडेंटिटी पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। न्यू फ्रांस, फ्रेंच क्राउन की निगरानी में धीरे धीरे विशाल कनेडियन लैंडस्केप में अपना रीच बढ़ा रहा था। सेंट लॉरेंस रिवर के शोर्स से फ्रेंच एक्सप्लोरर्स और मिशनरीज वेस्टवर्ड की ओर बढ़े, नॉलेज की प्यास और अपने फेथ को फैलाने की इच्छा से प्रेरित होकर। उन्होंने एंशिएंट इंडिजिनस ट्रेड रूट्स के अलोंग अपनी कनूज पैडल्ड की, फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज के साथ रिलेशनशिप्स बनाए और फर ट्रेडिंग पोस्ट्स की एक चेन एस्टैब्लिश की, जो कॉन्टिनेंट के हार्ट तक फैली हुई थी। न्यू फ्रांस में लाइफ फर ट्रेड के इर्द गिर्द घूमती थी, जो इकोनॉमिक सस्टेनेंस और कॉलोनी के यूरोपियन पेट्रन्स के लिए एक लाइफलाइन प्रोवाइड करता था। फ्रेंच सेटलर्स, जो अक्सर यूरोप में पॉवर्टी और हार्डशिप से बचकर निकलते थे, ने इस चैलेंजिंग लेकिन बाउंटीफुल लैंड में एक नया एग्जिस्टेंस बनाया। उन्होंने फॉरेस्ट्स क्लियर किए, क्रॉप्स कल्टीवेट की और कम्युनिटीज बनाई। उनकी लाइफ सीजन्स के रिदम्स और फर ट्रेड की डिमांड्स के साथ इंटरट्वाइंड थी। सिन्योरियल सिस्टम, लैंड टेन्योर का एक फ्यूडल सिस्टम, ने न्यू फ्रांस के सोशल ऑर्डर को शेप किया, जिसमें सीनियर्स को लैंड के बड़े ट्रैक्ट्स दिए गए और हैबिटेंट्स हार्वेस्ट के एक शेयर के बदले में लैंड पर काम करते थे। फर ट्रेड पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस के बावजूद
न्यू फ्रांस ने एक डिस्टिंक्ट फ्रेंच कैनेडियन कल्चर को भी फ्लरिश होते देखा। कैथोलिक चर्च ने कॉलोनियल लाइफ में एक सेंट्रल रोल प्ले किया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मिशंस का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जो पूरे कॉलोनी में फैला हुआ था। फ्रेंच लैंग्वेज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस ने जड़ें जमा ली। एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी की नींव रखी जो न्यू फ्रांस के फॉल के बाद भी लॉन्ग समय तक बनी रहेगी। सेक्शन 4 नियंत्रण के लिए संघर्ष। न्यू फ्रांस का आइडिलिक एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। नॉर्थ अमेरिका के कंट्रोल के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की राइवलरी आखिरकार उबल पड़ी, जिससे कॉन्टिनेंट ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स की एक सीरीज में घिर गया। 1756 और 1763 के बीच लड़ा गया 7 Years वॉर कनेडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्वेबेक सिटी के बाहर प्लेन्स ऑफ एब्राहम पर ब्रिटिश फोर्सेस फ्रेंच के साथ एक पिवटल बैटल में भिड़ गई, जिसने न्यू फ्रांस के फेट को सील कर दिया। क्वेबेक में ब्रिटिश विक्ट्री और उसके बाद 1760 में मॉन्ट्रियल के फॉल ने कनाडा में फ्रेंच रूल के एंड को मार्क किया। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस ने ऑफिशियली न्यू फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन को सीड कर दिया, नॉर्थ अमेरिका के मैप को रिड्रॉ किया और कॉलोनी के लिए एक न्यू एरा की शुरुआत की। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच कैनेडियन पॉपुलेशन के लिए प्रोफाउंड चेंजेस लेकर आया, जिन्होंने खुद को एक फॉरेन पावर के रूल में पाया। फिर भी एसिमिलेशन की चैलेंजेस के बावजूद वे अपने लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चरल आइडेंटिटी से मजबूती से जुड़े रहे। कैनेडियन सोसाइटी के फैब्रिक के भीतर एक डिस्टिंक्ट फ्रेंच कैनेडियन हेरिटेज के सर्वाइवल को इंश्योर किया। कॉन्क्वेस्ट के बाद ब्रिटिश सेटलर्स के इन्फ्लक्स ने कनाडा के डेमोग्राफिक लैंडस्केप को और ट्रांसफॉर्म कर दिया। अमेरिकन रेवोल्यूशन से रेफ्यूज की तलाश में आई यूनाइटेड एम्पायर लॉयलिस्ट्स ने कॉलोनी में एक सिग्निफिकेंट इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन को ऐड किया। एक ड्यूअल हेरिटेज की कम्प्लेक्सिटी से जूझ रहे एक नेशन के इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट हो गया था, एक ऐसा थीम जो जेनरेशंस टू कम तक इसकी आइडेंटिटी को शेप करता रहेगा। जैसे जैसे हम लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में आगे बढ़ते हैं, कनाडा सिग्निफिकेंट ग्रोथ और एक्सपेंशन का अनुभव करता है। 1885 में कनेडियन पैसिफिक रेलवे का कंप्लीशन ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइग्रेशन को बढ़ावा देता है। सिटीज रैपिडली ग्रो करते हैं और न्यू प्रोविंसेस कन्फेडरेशन में ज्वाइन होते हैं, जिससे आज हम जिस नेशन को जानते हैं वो शेप होता है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स के दौरान कनाडा ग्लोबल स्टेज पर एक वाइटल प्लेयर के रूप में उभरता है। कनेडियन सोल्जर्स विमी रिज और नॉर्मंडी जैसी बैटल्स में ब्रेवली फाइट करते हैं, इंटरनेशनल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन अर्न करते हैं। वॉर्स घर पर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी लाते हैं, जिससे कंट्री प्रोफाउंड वेज में ट्रांसफॉर्म होता है। पोस्ट वॉर एरा में कनाडा मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसी को अपनाता है, दुनिया भर के इमिग्रेंट्स का स्वागत करता है। यह डाइवर्सिटी कैनेडियन सोसाइटी को एनरिच करता है, कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का एक वाइब्रेंट मोज़ेक बनाता है। इन डिवर्स कम्युनिटीज के कंट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कनाडा एक ट्रूली यूनिक और इंक्लूसिव नेशन बनता है। आज कनाडा डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और इनोवेशन का बीकन है। कंट्री चैलेंजेस का सामना करता है, हाँ, लेकिन इसमें फ्यूचर के लिए इनक्रेडिबल पोटेंशियल भी है। कैनेडियंस के रूप में हम अपने रिच हिस्ट्री पर बिल्ड करते रहते हैं, सभी के लिए एक बेटर टुमारो के लिए प्रयास करते हैं।